ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द IPv6 एड्रेसिंग। और इसमें जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो आपकी स्लाइड्स में भी मौजूद हैं कि हम इसमें IPv4 के इश्यूज देखना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि जिस तरह के IPv4 जो है वो इस सिनेरियो में दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है जिसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं, आपको पता है। तो हम IPv6 एड्रेसेस कैसे देते हैं। आज लोग क्यों कम है? आज तो फ्राइडे भी नहीं है, आए हुए हैं। हॉस्टल में ऑनलाइन लेते हैं, तो ऑनलाइन में भी तो सिर्फ 3 लोग हैं। ऑनलाइन में भी तो सिर्फ खयाम है, सनाउल्ला है और ओसामा है। ऑनलाइन भी तो कोई इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। एनीहाउ, तो हम उसके बाद IPv6 की एड्रेस टाइप्स की बात करेंगे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे अबाउट दी कि इसमें जो 2 टाइप इंपॉर्टेंट है, एक CUA कहलाता है और एक LLA कहलाता है। तो हम इन एड्रेसेस को पढ़ेंगे कि किस तरह के एड्रेसेस हैं, किस काम आते हैं। फिर इनको स्टैटिकली कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, डायनेमिकली किस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट इसकी टाइप्स के इसका यूनिकास्ट एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है, एनी कास्ट एड्रेस क्या है। और फिर हम इसमें आखिर में कुछ सबनेटिंग की बात करके तो लेयर 3 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर विद द IPv4 इश्यूज। और IPv4 इश्यूज में आपको पता है कि आपका IPv4 जो है ये 32 बिट का एड्रेस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपका IPv4 32 बिट का एड्रेस है। और जैसे कि आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बिट्स हो तो यू कैन हैव 2 पावर 3 डिफरेंट ऑप्शंस, कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास 4 बिट्स हो तो यू कैन हैव 2 पावर 4 विच इज 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसी तरह अगर आपके पास 32 बिट्स हो तो यू हैव 2 पावर 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, which is, if I am correct, it is 4.3 billion. So which seems to be fine, कोई हमें मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हमने उस वक्त ये शायद सोचा भी नहीं था कि हमारे डिवाइसेस की तादाद इससे कई गुना ज्यादा होगी। जिस तरह कि आपको पता है कि आज भी हमारे डिवाइसेस की तादाद 20 बिलियन से ज्यादा है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन दी एट द एंड ऑफ दिस डिकेड दिस नंबर विल रीच टू समवेयर 50 बिलियन और इवन मोर। तो अगर ये 50 बिलियन को क्रॉस करता है और हमें पता है कि ये एड्रेसेस हर डिवाइस के लिए यूनिक होना चाहिए, तो इस यूनिक, और ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके पास नाम तो 4.3 बिलियन हो लेकिन लोग आपके पास 20 बिलियन हो। क्योंकि आपको इसी वजह से आपने देखा होगा आपकी क्लास में, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी स्ट्रीट में आपके नाम के कई और लोग भी होंगे, इवन आपके रिलेटिव्स में होंगे। तो आप चाहे वो आपसे बड़े हैं चाहे आपसे छोटे हैं, लेकिन नाम एक जैसे, क्योंकि यूनिकनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमने कम्युनिकेट, हर एक ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना कर सकता है, इसलिए यूनिकनेस इज कंपल्सरी। इस वजह से हमें, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एड्रेस तो 4.3 बिलियन है, लेकिन स्पेशली क्लासेस में जब हम गए ABC में तो 50% एड्रेस यहाँ पे थे, 25% एड्रेस यहाँ पे थे, 12.5% एड्रेस यहाँ पे हैं टोटल के। यानी कि 4.3 बिलियन के आधे एड्रेसेस ए के हैं। और ए में एक नेटवर्क में तकरीबन 16 मिलियन डिवाइसेस आ सकते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि एक नेटवर्क में 16 मिलियन हो। अगर 1 मिलियन भी है तो 15 मिलियन जाया हो गए, इन अदर वर्ड्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 4.3 बिलियन का टर्म भी जो आपको नजर आ रहा है, इसमें भी ज्यादातर एड्रेसेस जो है वो वेस्ट हो गए हैं, इस्तेमाल नहीं हुए। इसका मतलब हमारे पास ये 4.3 बिलियन भी कोई थ्योरेटिकल नंबर तो है, प्रैक्टिकली ये भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें एक स्पेस चाहिए थी जो कि बड़ी हो। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि इसकी कम एड्रेस की वजह से हमने नेट को इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से हमने अपने स्पेशली राउटर पे एक एक्स्ट्रा लोड डाला कि जी हर पैकेट जो जाए उसको ट्रांसलेट करो। उससे 2 नुकसान हमें आए। एक तो यहाँ पे प्रोसेसिंग बढ़ गई,
जो राउटर का अपना असल मकसद था कि वो राउटिंग करे, वो राउटिंग की बजाय नेटिंग में बिजी हो गया। इसके अलावा आपके जितने भी इंटरनल डिवाइसेस हैं वो दुनिया से छुप गए, क्योंकि हर एक के ऊपर ये एड्रेस जा रहा है। जैसे अगर मैं इस वक्त फॉर एग्जांपल दुनिया से बात करना चाहूं, तो मेरा एड्रेस जो आपको नजर आएगा, मेरा जो आपको आईपी एड्रेस नजर आएगा, वो है माई आईपी एड्रेस, और वो है 121। अभी आपको नजर आ जाएगा 121.52.147.88। तो हम, इसका मतलब है कि हम 10,000 लोग या तकरीबन, क्योंकि हर एक के पास हम लोगों को काउंट नहीं करते बल्कि डिवाइसेस को काउंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे इस डिवाइस ने भी एक आईपी लिया हुआ है, तो इसने भी तो लिया हुआ है। तो अब ये दो, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो ये नहीं पहचाना जाएगा कि ये इसने भेजा है कि इसने भेजा है। ये लगेगा कि सब जो भी गलती है वो 121.52.147.88 के जुमरे में आ जाएगी। इस तरह सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी आ गए कि पता ही नहीं चलता कि किसने भेजा है। इसलिए जब भी कोई मुसीबत आती है इस एड्रेस पे आती है। ब्लैकलिस्ट होता है तो ये एड्रेस होता है, जिस एड्रेस से एक्चुअली ये काम हुआ है उसका तो पता ही नहीं चलता। यूटी का एड्रेस सिर्फ ब्लैकलिस्ट होता है। तो इस वजह से लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे लिए इश्यूज थे, ये इश्यूज पे हम बात कर रहे हैं कि क्या जरूरत है IPv6 की। फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चाहे वो IPv4 हो या IPv6 हो, दोनों केसेस में अयाना ने ये आईपीज देने हैं। लाजमी तौर पे एक स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी का होना जरूरी है। अब अयाना ने क्या किया कि 5 कॉन्टिनेंट्स को का एक एक अपनी रजिस्ट्री बना दी, एक एक अपनी रजिस्ट्री बना दी। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है हमारी, तो आपको पता है उसकी एक ब्रांच पेशावर में भी है, एक लाहौर में भी है, एक कोयटा में भी है, कराची में भी है, जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रीज हैं। ये पेशावर की सुप्रीम कोर्ट की पेशावर रजिस्ट्री है। इस तरह उसने अपनी 5 रजिस्ट्रीज बना दी, और इन तमाम रजिस्ट्रीज के पास अब IPv4 का कोई एड्रेस बाकी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी अगर कोई नया, और हम ये नहीं कह सकते कि बस और नेटवर्क आज के बाद नहीं बनेंगे, हम तो चाहते हैं कि और बने। प्रॉब्लम ये वाहिद एरिया है, जैसे कि आपको पता है, जहां पे लोग ये चाहते हैं, मतलब और जगहों पे चाह जाता है कि नहीं बस रोका जाए किसी तरीके से, क्योंकि हम और रोड नहीं बना सकते, हम और बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, मुश्किल है। लेकिन यहाँ तो हम कहते हैं जी और नेटवर्क बनाओ, और ट्रैफिक निकालो, और एप्लीकेशंस बनाओ, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस को उसको और इंप्रूव कर लो ताकि वो और बैंडविड्थ इस्तेमाल करें। तो कहने का मकसद ये कि इससे ये पता चला कि हमारे पास और IPv4 अवेलेबल नहीं है, इसलिए 6 की नीड मौजूद थी। ठीक हो गया जी। तो यही वो कह रहा है कि IPv4 इज रनिंग आउट ऑफ एड्रेसेस, अंडरस्टैंडेबल। किसी भी रजिस्ट्री के पास कोई IPv4 एड्रेस नहीं है। सो IPv6 हैज ए 128 बिट एड्रेस स्पेस। इसका मतलब है कि आप 2 की पावर 128 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, which is equivalent to approximately 3.4 into 10 to the power 38 probably। अगर नहीं भी है तो हमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। हम यहां से देख सकते हैं कि अगर हम कैलकुलेटर पे चले जाएं और कैलकुलेटर को कहें कि T2 की पावर 2xy 128 करो, तो यू विल फाइंड इट, सॉरी, जी, तो 2xy 128, it will be 3.4 into 10 to the power 38। बिल्कुल जी, नॉट बैड। तो अब आपको पता है, इससे आपको पता चलता है कि आपने इनिशियल जो 2 की पावर 32 था, दैट वाज 4.3 into 10 to the power 9। अगर ये 9 से 10 to the power 10 हो जाए
तो क्या मतलब है, 10 टाइम इंक्रीज, मल्टीप्लाई बाय 10। अगर 10 की वैल्यू एक और 10 से 11 हो जाए, इसका मतलब 100 टाइम इंक्रीज, तो आप ज्यूम कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा एड्रेस स्पेस है एज कंपेयर टू दिस IPv4 एड्रेस स्पेस। ये इतना बड़ा एड्रेस स्पेस है कि अगर हम एक एक पार्टिकल को भी आईपी देना चाहें, क्योंकि इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, IoT या IoET में हमारी यही है कि हम हर डिवाइस को आईपी दें। जी एवरीथिंग, जी एवरीथिंग, फ्रिज और आईसी, ये तो बड़ी चीजें हैं। हम चाहते हैं कि इवन अगर ये भी है तो इसका भी आईपी हो। क्यों हो आईपी? क्या कि ये इससे कम्युनिकेट कर सके, या मैं इसको जो कोई सर्च कर, मैं इसको मिसाल के तौर पे कोई सिग्नल भेजता हूँ कि ऑन हो जाए, या मैं मुझे मिल नहीं रहे, तो मुझे कोई सिग्नल भेजूं ताकि ये लाइट ग्लो कर दे, मुझे नजर आ जाए कहाँ पड़ा हुआ है। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे कुत्ता है, उसके भी कॉलर में जो कॉलर हम उसे डालें, उसका भी एक आईपी हो ताकि हम टैग हो उसके ऊपर, हमारे जो जानवर हैं उनके ऊपर टैग हो। वी वांट, इसका मतलब है कि हम हर चीज को कनेक्टिविटी के उसमें लाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ना, और लाजमी तौर पे इसमें खर्चा बड़ा कम है, लेकिन इसका एडवांटेज क्योंकि ज्यादा है, तो आपको एसी से नहीं बताया जाता है कि जी आपका एसी जो है स्मार्ट है। अभी स्मार्ट में क्या है, इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो गया है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, बल्कि सिंपली ये कार्ड एक ऐड कर दिया गया है। एनआईसी, वायरलेस एनआईसी कितने 100 रुपए का होगा, एक्सपेंसिव आइटम तो नहीं है। तो यानी कि एक कार्ड सिर्फ आपके डिवाइस के अंदर लगा दिया गया, एंड इट इज एबल, जब ये उससे कनेक्ट हो गया तो फिर ये इससे भी कनेक्ट हो गया, मैं यहां से बैठ के इसको कंट्रोल कर सकता हूं। मतलब अगर हम इसके अंदर, मतलब अगर हम, क्योंकि इसके लिए कोई कोर i7 और कोर i9 नहीं चाहिए ना, मुझे इसके लिए कोई यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 GB की या 8 GB की या 16 GB की रैम नहीं चाहिए, क्योंकि इसने इसने कोई गूगल के ऊपर से यूट्यूब नहीं चला के मुझे देना। इसने सिर्फ ये करना है कि इस डिवाइस से कनेक्ट हो जाए, और अगर मैं चाहूं तो मैं अपने इस यहीं से बैठ के बहुत सी चीजें कर सकूं। मिसाल के तौर पे एक इंपॉर्टेंट आइटम, भाई आप ये जितनी की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पता तो है, अगर ये ट्रांसमिट कर दे किसी खास डिवाइस की तरफ, तो मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ कि जी इस आज के दिन में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो गई है, आप इसको ऑफ कर दें, या आप इसको ऑटोमेट कर दें कि जी ये रात को 2 बजे सर्दी हो जाती है, हम लिहाफ लेने के लेट जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोई इतनी चीप तो नहीं है, आपने ऑटोमेट कर दिया इसको कि जी जो ही टाइम ये होगा, इसको एक सिग्नल दिया जाए कि जी तुम ऑफ हो जाओ, जिससे आप इसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल कैन बी, और जब ये इससे कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये पूरी दुनिया के नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, चाहे वो आपके लाइट्स हैं, चाहे वो आपके एसी है, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर है। और रेफ्रिजरेटर में आपको पता है आज के दौर में भी, आज के दौर में भी लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं रहा, बिजी है हो गया, पुराने जमाने के मुताबिक आज का बंदा बिजी है। अब तो आपको नॉर्मली वीकेंड का इंतजार करना पड़ता है कि जी अगर घर के लिए कुछ चीज खरीदनी है तो हफ्ते इतवार को देखेंगे। सो अगर आप इस चीज को वो लग जाए कैमरा आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर, और ये कनेक्ट हो जाए डिवाइस आपका आपके मॉल के साथ, और आप उसको ये इजाजत दे देंगे जी मेरा एसी को आप इसको देखते रहो, और जो आइटम भी इसमें कम हो एक खास नंबर लेट इट करें कि जी इसमें गोश्त खत्म हो गया है, इसमें यहाँ पे चिकन नहीं है, यहाँ पे अंडे नहीं है, यहाँ पे और दही नहीं है, दूध नहीं है, वट, तो आपने शाम को मुझे पहुंचा देना है। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, शाम को आपके घर पे
आपको कहा जाएगा जी जाओ अपना फ्रिज देख लो, उसमें अब गोश्त नहीं है, ये 2 किलो गोश्त ले लो, जो भी आपने ऑर्डर दिया होगा। तो इससे आपकी मतलब आप ये समझेंगे कि शायद मे बी मॉल आपको 10 पैसे ज्यादा पे दे रहा है, लेकिन सर्विस क्या है, आप उसके पीछे खुद जब जाते हो तो टाइम के अलावा आप फ्यूल भी बर्न कर रहे होते हो, और वो उसके लिए वो फ्यूल वो भी बर्न करता है, लेकिन वो पूरे इलाके के लिए ला रहा है। दैट बिकम्स अंडरस्टैंडेबल, दैट बिकम्स इकोनॉमिक। जैसे देखे ना, आप हर कोई अगर अपनी गाड़ी में आए और अगर सारे मिलके बीआरटी में चले जाएं तो खर्चा तो डिफरेंट आएगा। मेक सेंस? तो इन सारी चीजों से, ऑटोमेशन से, जिसको हम स्मार्टनेस कहते हैं, ये सब कुछ होना है। इसको आईओटीज हैं, लेकिन इस लेवल पे अभी आप ऑर्डर करते हो, यानी आपकी इन्वॉल्वमेंट बिजनेस से हटा दी जाए, तो ये इस पे हम फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। अभी तो ये होता है कि आप उनके किसी उस पे जाके, ऐप पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हो, एंड देन यू गेट इट योर ऑर्डर बैक हियर। लेकिन आपने आपने उनको पहले से इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जी मेरा ये चीजों को इसमें मेंटेन रखना है। इट कैन बी डन एज वेल। तो कहने का मकसद ये है कि विद इनोवेटिव आइडियाज यू कैन, बट फॉर दिस इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये कि आपका नेटवर्क का होना मस्ट है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस तरह आपके घर में पानी की सप्लाई इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपके घर में बिजली की सप्लाई इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपके इंटरनेट की सप्लाई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट द रीजन दुनिया के कई ममालिक में दैट इज कंसिडर्ड एज ए बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। यानी कि समझा, अगर ये कोई हुकूमत नहीं देती, इसका मतलब है कि वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है, बेसिक राइट्स को वायलेट कर रही है। तो यहां से जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इस सब के लिए जरूरी मस्ट ये है कि आपने हर चीज को, अगर आपको कनेक्ट करवाना है तो उसको एक एड्रेस देना होगा, एक नाम देना होगा, और अगर नाम देना है तो फिर इतनी बड़ी स्पेस ही हमें जरूरत है। हम इवन 3.4 बिलियन एड्रेसेस से भी सबको नहीं पूरा कर सकते। मेक सेंस? ओके। तो कहता है डेवलपमेंट ऑफ IPv6 आल्सो इंक्लूडेड फिक्सेस फॉर IPv4 लिमिटेशन। तो जो लिमिटेशंस हैं उनको दूर किया गया। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि IPv4 का हेडर हमने पढ़ा था, तो लाजमी तौर पे IPv6 का हेडर भी हम पढ़ेंगे, बल्कि हमने वहां पे भी IPv6 के हेडर को भी हमने कंपेयर किया था। इफ यू रिमेंबर, लास्ट चैप्टर में हमने IPv4 IPv6 के हेडर को कंपेयर किया था। कई चीजें हमने कहा था निकाल दो, कई चीजें हमने कहा था डाल दो, कुछ को हमने कहा था कि जरूरी है लेकिन नाम ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे TTL था, आप लोगों को एकदम ख्याल आता था कि ये कोई टाइम है, पता चला ये टाइम तो नहीं है, तो नंबर ऑफ हॉप्स है। इसी तरह हमने कुछ चीजों को तब्दील कर दिया, कुछ को निकाल दिया। मिसाल के तौर पे चेकसम था, ये भी 10 साल पहले हमारे नेटवर्क इतने अच्छे नहीं थे, हमने उस वक्त हमारे एरर के चांसेस ज्यादा होते थे, तो हम हर एक राउटर के ऊपर चेक करते थे कि हमारा हेडर जो है वो ठीक है कि नहीं है। अब हम समझते हैं कि अगर हम 1 मिलियन हेडर भी भेजते हैं तो उसमें कभी भी एरर नहीं आता। अगर 1 मिलियन के बाद या 10 मिलियन के बाद अगर एक में आ भी जाए तो एक पैकेट जाया हो जाएगा ना, क्या फर्क है। लेकिन इतनी एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की जरूरत क्या है कि हम हर एक को चेक करें चेकसम, और दोबारा उनको अगर कोई तब्दीली आई है तो रोक दें, और अगर नहीं है तो आगे जाने दें। तो वी रिमूव दैट। तो कहने का मकसद ये हुआ, क्या यही वो कह रहा है कि हमने IPv4 में कई चीजें ऐड की, यानी जो लिमिटेशंस थी, इन शॉर्ट लिमिटेशन जो थी उनको हमने रिमूव किया। ओके। तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ IPv6 आल्सो इंक्लूडेड फिक्सेस फॉर IPv4 लिमिटेशन एंड अदर इनहैंसमेंट। जैसे फ्लो कंट्रोल था, IPv4 में नहीं था, IPv6 में आ गया, फ्लो लेबल लग गया। सो विद एन इंक्रीजिंग इंटरनेट पॉपुलेशन, जैसे कि आपको पता है, ए लिमिटेड IPv4 एड्रेस स्पेस, इश्यूज विद नेट, जैसे मैंने अभी कहा, एंड द IoT, द टाइम हैज बिकन to begin the transition to the IPv6। अब हम एक्स्ट्रा लोड क्यों डालें? हम नहीं करना चाहते नेटिंग, हम नहीं करना चाहते पैटिंग। हमें पता है कि IoT और इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग
that is something which we are looking at in very very near future. ये हम नहीं कह रहे कि अगले 30 साल में ये होगा, हम कह रहे हैं इसी डिकेड में, जबकि इस डिकेड के 3 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। मतलब अगले 7 साल में भी एक्सपेक्ट कीजिए कि इस टेक्नोलॉजी में बूम रहेगा, और फिर आपके लिए और एरियाज एक्सप्लोर करना पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अभी आप अगर क्लाउड की सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, साइबर की सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, नेटवर्क की सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो, फिर आप आईओटी की सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो जाओगे। और यहाँ पे वाकई मसाइल हैं, क्योंकि आईओटी में जो आपकी डिवाइस है, आप उसमें, जैसे मैंने अभी कहा, आप उसमें कोई कोर i9 नहीं लगा सकते कि भाई हमारा एसी तो मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए का है, लेकिन उसमें हम 1.5 लाख रुपए का उसके साथ लैपटॉप लगा देंगे, अब उसकी कीमत 2.5 लाख हो गई है। नो, इट्स नेवर पॉसिबल। दैट इंक्रीज शुड बी माइनर। जब माइनर होगा तो लाजमी तौर पे इसका मतलब वीक प्रोसेसर है, कम मेमोरी है। जब ये चीजें कम है तो वो ह्यूज या हैवी एल्गोरिथम्स को रन नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ द बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अटैकर आपके नेटवर्क में, क्योंकि ये आईओटीज आपके नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आपके जो सिक्योरिटी के कैमरा लगे हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ योर नेटवर्क। आप उनको अलग नेटवर्क नहीं रख सकते उनका। इफ दे आर पार्ट ऑफ दिस योर नेटवर्क एंड दे आर वीक, क्योंकि कैमरा, मैंने जैसे पहले कहा कि आप कैमरे के अंदर, जिसकी कीमत एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन लेट इट बी 5,000 रुपीज, अब 5,000 रुपए के कैमरे के साथ आप एक कोर i9 का लैपटॉप की का पूरा हार्डवेयर तो नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वही आपका कैमरा जो है वो 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए का हो जाएगा, विच इज नॉट समथिंग डिजायरेबल। तो लेकिन अगर किसका मतलब वो वीक है, अगर वो वीक है तो अटैकर तो उसी को टारगेट करेगा। अगर उसने उसको टारगेट कर लिया तो दैट विल बिकम ए कंप्रोमाइज मशीन। अगर वो कंप्रोमाइज मशीन पे आ जाए तो उसको ऐसा लगेगा, जैसे आप लोगों ने ऐसे प्रैक्टिस भी की कि आप यहां बैठे हुए किसी दूसरी मशीन पे ऊपर इंटर हो जाते थे। जब आप उस मशीन पे इंटर हो जाते थे तो देन ऐसे लग रहा है कि आप जो कमांड भी यहां से देंगे वो पूरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो दैट वुलनरेबल मशीन, दैट कंप्रोमाइज मशीन कैन बिकम a point of attack for your other important machines। बात समझ आ रही? तो कहने का मकसद अभी सिर्फ ये है कि IPv6 को अंडरमाइन नहीं करना, ठीक है। अब क्या एक जकी को पता है कि क्या ये होगा कि IPv4 को हम कहें कि जी ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि IPv4 भी है और IPv6 भी है। आज से 20 साल पहले सिर्फ IPv4 था, बहुत शाज़ो नाज़र आपको कंप्लीटली IPv4 था। अराउंड 2000 में सिचुएशन ये थी कि आपके IPv4 के एड्रेसेस के बारे में हम कहते थे कि ये ओशन है, और उसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं IPv6 के। लेकिन आज ये सिनेरियो नहीं रहा, IPv6 बढ़ गया, IPv4 नहीं बढ़ सकता। सो इन द नियर फ्यूचर इट विल बी, लेकिन फिर भी ये नहीं होगा कि IPv4 कंप्लीटली खत्म हो जाए, वैनिश हो जाए। बोथ IPv4 एंड IPv6 will remain there। तो यही वो कह रहे हैं कि both IPv4 and IPv6 will coexist even in the near future, and the transition will take several years। कहता है IETF has created various protocols and tools to help network administrators migrate their network to IPv6। The migration techniques can be divided into 3 categories। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं यहाँ पे ipconfig/all, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे इसके IPv6 एड्रेस भी है और IPv4 एड्रेस भी है। although कि ये जो एड्रेस आपको नजर आ रहा है ये LLA है,
तो हम इसमें बात करेंगे इस कोर्स में, इस चैप्टर में कोई मुश्किल बातें नहीं है, लेकिन दो एड्रेसेस है, इसका मतलब ये दोनों एड्रेसेस समझता है। इसका मतलब है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम IPv4 को भी समझता है और IPv6 को भी समझता है। इसको कहते हैं डुअल स्टैक। इसके दो स्टैक्स हैं, 4 की भी 6 की भी। ठीक, तो ये यहां लिखा है कि द डिवाइस रन बोथ IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल स्टैक साइमल्टेनियसली। एक तरीका ये लगाया गया। दूसरा तरीका कि उसमें टनलिंग की जाए। टनलिंग का मतलब ये होता है, टनलिंग का मतलब ये होता है कि तो आपने ये कार्ड चेक किया, पहले से पता है? कैसे पता चला कि ये वायरलेस का है? एंटेना की जगह बनी हुई है, आगे देखो फ्रंट पे, यहां पे एंटेना, इधर इधर एंटेना यहां पे लगता है, ये जगह। तो एंटेना शो कर रहा है कि ये वायरलेस का NIC है। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट बात जो कर रहे थे इज अबाउट दी टनलिंग। टनलिंग का मतलब ये होता है कि आप एक प्रोटोकॉल को दूसरे प्रोटोकॉल के अंदर बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपका इंटरनल नेटवर्क IPv6 पे है, तो आप IPv6 इसको भेजने से पहले इसके ऊपर एक IPv4 का पैकेट का हेडर लगा दो। तो अंदर IPv6 है और बाहर IPv4 है। तो अगर ये आपका नेटवर्क IPv4 को सपोर्ट करता है, तो इसको देख के ये इसकी राउटिंग और फॉरवर्डिंग सब कुछ कर देगा। और जब ये अपने एंड डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो IPv4 का हेडर इससे हटा दिया जाएगा और अंदर आपको IPv6 का हेडर मिल जाएगा। तो आपका अगर इस साइड पे भी IPv6 का नेटवर्क है, वो इस IPv6 को पढ़ के अपने नेटवर्क के अंदर इसको फॉरवर्ड कर देगा, राउट कर देगा। तो इस अमल को क्या नाम दिया जाता है? टनलिंग। तो ये वो कह रहा है कि मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग IPv6 पैकेट, IPv6 पैकेट, IPv6 पैकेट, this is your IPv6 packet, this is the header of IPv6, जिसको आपने पढ़ा हुआ है कि IPv6 का हेडर कितने बाइट्स का होता है? 40 बाइट्स का। पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि बड़ी ये चैप्टर जो ही खत्म हो, अगला चैप्टर छोटा है, और जो ही छोटा चैप्टर खत्म होगा तो 11, 12, 13 का एग्जाम सर पे आ जाएगा। तो बस अब हम कोर्स के क्योंकि एंड के करीब करीब हैं, तो अपनी स्पीडें बढ़ा दें। ऐसे भी शायद आप में से क्या सब लोगों ने जो लास्ट एग्जाम मैंने दिया था लास्ट वीक, क्या वो कंप्लीट हो गया या अभी नहीं हुआ? सबका हो गया? ठीक है, शाबाश, आपका भी हो गया। क्योंकि किसी ने बीच में वो कहा था कि जी हमें एक्सटेंशन दे दें, तो फिर जकी ने कब तक की एक्सटेंशन दी हुई है जकी? 16, यानी कल तक। तो अगर फिर भी मैं इस रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मैसेज दे रहा हूं कि अगर नहीं किया तो कंप्लीट इट। ठीक, ओके। तो हम IPv6 के अंदर IPv6 के पैकेट को IPv4 के अंदर बंद कर देते हैं। So now in this way हम कह सकते हैं कि IPv6 packet is encapsulated inside a IPv6 IPv4 packet। इसका फायदा ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, पैकेट तो आपका IPv6, आपका इंटरनल नेटवर्क IPv6 का है। जब ये बाहर जाने लगा, यहाँ का नेटवर्क IPv6 को नहीं समझता, सिर्फ IPv4 को समझता है, डुअल स्टैक नहीं है। अगर डुअल स्टैक है फिर तो मसला ही नहीं है। तो फिर क्या, वो तो सिर्फ इसको, उसके लिए गार्बेज है, वो तो IPv4 को समझता है। हम इसके ऊपर एक एडिशनल हेडर लगा देते हैं IPv4 का, जिसमें सोर्स प्रॉब्ली ये हो गया, डेस्टिनेशन इसका ये नोड हो गया। तो अब ये दरमियान में जितने भी राउटर हैं, इस सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के इसको आगे फॉरवर्ड राउट करते जाएंगे। फाइनली इट विल रीच हियर। नाउ इसको पता है कि आगे मेरा नेटवर्क जो है वो IPv6 है, ये इसका IPv4 के हेडर को रिमूव कर देगा और इस पैकेट को अंदर गिरा देगा। अब इसके अंदर कौन सा हेडर लगा हुआ है? IPv6। अब IPv6 के हेडर को देख के इसको अगले अपनी डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया जाए। बात समझ आ गई?
तो दैट इज द सेकंड वे. द थर्ड इज द ट्रांसलेशन. जिस तरह के आप इन केस ऑफ यूर IPv4 आप अपने पब्लिक आईपी प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट कर देते थे नेटिंग के जरिए. इसी तरह आप यहां पे आपके पास इसको हम कहेंगे नेट 64. ये वो नेट नहीं है क्योंकि यहां पे पब्लिक और प्राइवेट एड्रेस IPv6 में नहीं, जरूरत ही नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, कहता है जी नेट 64 allows IPv6 enabled devices to communicate with IPv4 enabled devices by using a translation method similar to the IPv4 netting. यानी कि अगर मिसाल के तौर पे अगेन अगर मेरे पास इंटरनल नेटवर्क जो है वो IPv6 का है, IP वर्जन 6 का है, मेरा ये नेटवर्क जो है IP वर्जन 4 का है, मैं इसका ये एड्रेस इस एड्रेस से ट्रांसलेट कर दूं, जिस तरह कि हम प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक आईपी से रिप्लेस कर देते थे, ट्रांसलेट कर देते थे, तो हम इसको एक इस एड्रेस से रिप्लेस कर देते हैं. अब जब रिप्लेस हो गया तो तमाम नेटवर्क में ये इसके तौर पे जाएगा और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. डेस्टिनेशन वाला ये देख लेगा कि जी इसकी ट्रांसलेशन हुई है, तो अगर इधर ट्रांसलेशन हुई है तो वो उसको रीट्रांसलेट करके अंदर भेज सकता है. तो दे आर दी, लेकिन वो कह रहा है टनलिंग एंड ट्रांसलेशन आर दी ट्रांजिशन टू नेटिव IPv6 and should only be used where needed. The goal should be a native IPv6 communication from source to destination. अल्टीमेट गोल ये है कि सोर्स भी IPv6 पे हो, डेस्टिनेशन भी, लेकिन ये गोल बहुत और दरमियान में भी तमाम मशीन IPv6 को समझें. लेकिन ये हम डेट हम अभी तक नहीं दे सकते कि जी ये 2030 में हो जाएगा, क्योंकि जितने भी डिवाइसेस हैं हम ये नहीं कर सकते. देखें ना, मिसाल के तौर पे जब हमने BRT स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हमने पहली वाली जितनी भी बसेस थी या तो हम कहते दोनों चलें, तो फिर लाजमी तौर पे मसला होता कि लोग शायद पुराने को ऑप्ट करते और नया कामयाब ना होता. इसलिए या तो ये था कि पहली वाली मशीनों को, पहली वाली बसों को बिल्कुल खत्म करो किसी भी तरीके से और नई वालों को इस्तेमाल करो. तो आप ये एज्यूम कर लो कि पुरानी वाली IPv4 है और नई वाली IPv6 है, तो हम IPv4 को तमाम डिवाइसेस को खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है. वहां तो चंद बसेस थी आपने खत्म कर दी, यहाँ तो बिलियंस में डिवाइसेस हैं, तो हम नहीं खत्म कर सकते. इसलिए अगर आप IPv4 को बिल्कुल खत्म करना चाहें तो जो डिवाइस सिर्फ IPv4 को समझती है, यू हैव टू रिप्लेस ऑल ऑफ देम. दैट इज नॉट पॉसिबल. यही कह रहा ना कि विद इन ऑल ऑफ देम आप, और फिर ये कि दूसरा मसला ये है कि जो आपका इंटरनेट है, याद रखो वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का मलकियत नहीं है, उसकी कंट्रोल में नहीं है. तो किस तरह मिसाल के तौर पे लेट इट बी PTCL जो है वो नया टेल को कहेगी कि, या नया टेल PTCL को कहेगी तमाम अपने डिवाइसेस खत्म करो, क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं. इस तरह IPv6 किस तरह कहेगी फॉर एग्जाम्पल इत्तेसालात को कि तुम अपना सारा कुछ चेंज करो, आज रात से सुबह हो तो तुमने सारा कुछ चेंज किया हो, नॉट पॉसिबल. ठीक है, ओके. So, ladies and gentlemen, is there any question? जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, चार्ज नहीं लगा, ठीक है. जकी चार्जर दे दें. ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि ओके, तो अब हमारा टॉपिक आता है, ये तो हमें समझ आ गई कि IPv4 के क्या मसाइल. क्या सनाउल्ला जकीरुल्लाह मेरी स्क्रीन शेयर हुई? ओके, तो अगर ये शेयर हो गई है तो अब मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि किस तरह IPv6 का एड्रेस रिप्रेजेंट होता है, किस तरह लिखा जाता है. सो द आंसर इज, इसका आंसर ये है
कि इस ये तो पहले हमने क्लियर कर दिया कि 128 बिट का है, ये 128 बिट का है। दूसरी बात कि इसको हम हेक्साडेसिमल्स में, जैसे वहां पे हम बाइनरी में लिखते थे, 128 बिट लिखना इज ए hell of work there. So we represent it by the hexadecimals, and you know hexadecimal numbers starting from 0 to 9 and A to F, all of them are represented by 4 bits in binary. तो इसका मतलब ये हुआ कि 128 डिवाइडेड बाय 4 हो गया अगर बिट वाइज करें। इसका मतलब इट इज इक्वल टू 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स। तो वो 32 बिट्स का है, ये 32 हेक्सा कैरेक्टर्स का है। समझ आ गई मेरी बात? ओके। अब लेकिन ये हम इवन अभी आपको क्लियर करूंगा कि हम ये 32 बिट्स भी नहीं लिखते, 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स भी नहीं लिखते, हम इससे भी अपने आप को बचाते हैं। कैसे बचाते हैं अभी बताऊंगा कि इसको लिखने के 2 तरीके हैं। हम कंप्रेस्ड फॉर्म में खुश रहते हैं, तो क्या है अभी क्लियर कर देता हूं, ठीक है? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं कि 3 ब्रॉड के, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका आईपी वर्जन 4 में जो चीज है वो था यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। और आपको पता है कि यूनिकास्ट का मतलब है कि 1 to 1, मल्टीकास्ट का मतलब है कि मोर देन 1, और ब्रॉडकास्ट का मतलब है ऑल। यहां पे थ्योरेटिकली मैं कह सकता हूं कि जो कि नजर भी आ रहा है और लिटरेचर भी यही कहता है, इसका मतलब है कि हम इसी को बात को मानेंगे, लेकिन ये शायद ट्रू नहीं है। तो ट्रू नहीं है वो भी तैयब को क्लियर करेंगे, ठीक है जानशेर? तो यूनिकास्ट का तो वही मतलब है कि 1 to 1। यहां पे आपको नजर भी आ रहा है यूनिकास्ट यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंटर। याद रखो IPv6 है, होस्ट की बात नहीं करूंगा, इंटरफेस की बात करूंगा, क्योंकि अब एक डिवाइस की, एक होस्ट की एक इंटरफेस होना कोई जरूरी नहीं है, बल्कि मल्टीपल इंटरफेसेस होती हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि इसके, देखिए ये ब्लूटूथ इंटरफेस है, ये इसकी वाईफाई इंटरफेस है, और इस तरह की बहुत सी इंटरफेसेस आपको सनाउल्लाह दिखाई देंगी। आज अल्दो के उबैद ने हमें ज्वाइन नहीं किया, तो दैट इज बैड। ये देखो, ये एक और इंटरफेस आ गई जो कि वर्चुअल की है, VMware की है। कितने लोगों को VMware इंस्टॉल करना आता है या उस पर काम करना आता है? नहीं? तो स्पेशली जो आप सिक्योरिटी में पे जाओगे तो फिर तो मस्ट सीखोगे, ठीक है? क्योंकि अदरवाइज तो मुझे अगर 10 मशीनें चाहिए किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो 10 मशीन्स बड़ा मुश्किल है कि मैं आपको कहूं कि मैं यहां भी आपको 10 मशीनें दूंगा, घर में भी 10 मशीनें बना के बैठो जी। तो हम एक ही मशीन पे 10 मशीनें बना लेंगे और हर मशीन अलग अलग नजर आएगी। जैसे अभी आपने देख रहे हैं कि एक मशीन आपको वाईफाई की सूरत में नजर आ रही है, एक मशीन आपको ये इस IP के साथ नजर आ रही है 192.168.64.1, ये एक अलग मशीन है। इसी तरह ये एक अलग मशीन है जिसका IP एड्रेस 192.168.12.1 है। हर एक का एड्रेस मुख्तलिफ है ना, अलग मशीन अलग इंटरफेस। इसी तरह एक और आपको नजर आ रहा है, तो यू कैन सी दैट यू हैव मल्टीपल मशीन्स हियर। एक और आपको, वो VMware में थी, ये वर्चुअल बॉक्स पे है। तो दोनों को कोशिश करेंगे, जिसको क्या कहते हैं हाइपरवाइजर। क्या कहते हैं? हाइपरवाइजर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दोनों हाइपरवाइजर फंक्शनल है। एक तरफ आपको VMware नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ आपको वर्चुअल बॉक्स भी कहीं आसपास नजर आना। वायर शॉक कहाँ है? नीचे, ये और ये जी। तो कुछ मशीनें यहां पे हैं, कुछ मशीनें यहां पे हैं, और जकी को तो ये सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि SDN में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि बार बार पूछ देता है कि vManet क्या है, vBond क्या है, कहां इंस्टॉल करोगे?
इसके ऊपर ही करोगे ना। एनीहाउ, तो चैट में कुछ आ गया, चैट में सर वो लाजमी करेंगे, क्या कहें? अच्छा, तो ठीक है, आपकी मर्जी। जस्ट हम ये देखना चाहते थे कि क्या हम अगला कोर्स इसको ऑफर करने का सोचें या ना सोचें। सोचें, ठीक। ओके, तो हम बात कर रहे थे अबाउट दी यूनिकास्ट 1-to-1। इसलिए मैं कह रहा हूं ये इंटरफेस का आईपी है, ये इंटरफेस को कहूंगा, अब मैं होस्ट आईपी नहीं कहूंगा। क्यों तैयार? इसी तरह मल्टीकास्ट का क्या मतलब है? वही मल्टीकास्ट, यू टू सेंड सिंगल पैकेट टू मल्टीपल डेस्टिनेशन। जैसे वहां पे अगर आपको याद हो IP4 में जानशेर को याद है कि क्लास डी के तमाम एड्रेसेस किसके लिए मुख्तस हैं? मल्टीकास्ट के लिए, जो कि स्टार्ट होते हैं 224 से और एंड होते हैं 239 पे। याद है जानशेर? थोड़ा थोड़ा क्लास से लो तो याद रहे ना, क्लास में कम 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 आते हो। एनीहाउ, अब ये हो गया आपका, यहां पे भी एक खास एड्रेस होगा जो कि मल्टीकास्ट को डील करेगा। इसी तरह एनी कास्ट, और इससे पहले जो लग रहा है कि ब्रॉडकास्ट यहां पे नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्ट की तो हमें जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने क्या मजाक कर लिया हमारे साथ, अभी हम देखेंगे। ये कहते हैं ऑल नोड मल्टीकास्ट। ऑल नोड, व्हाट इट मींस? ब्रॉडकास्ट। तो कहते हैं बस उन्होंने कहा कि मल्टीकास्ट में ही हम कहेंगे कि ऑल नोड मल्टीकास्ट हो गया, तो बस ये ब्रॉडकास्ट हो गया। तो यहाँ पे भी है, लेकिन अलग नाम देने की बजाय मल्टीकास्ट में किया गया कि इट मे बी मैनी और इट मे बी ऑल। इस तरह ऑल राउटर मल्टीकास्ट, ऑल नोड मल्टीकास्ट, यानी जितने भी आपके राउटर लगे हुए हैं, अगर हम इनको IPv6 पे कॉन्फ़िगर कर दें, जो कि करना है हमने, तो इन्होंने भी तो आपस में बात करनी है, तो इनका अपना एक ग्रुप होगा। अब वो ट्रैफिक कम से कम एंड नोड या स्विचेस की तरफ नहीं जानी चाहिए। मिसाल तो मैं राउटिंग की इंफॉर्मेशन राउटर्स के पास होनी चाहिए ना, मेरे डिवाइस के पास आने की उसकी क्या जरूरत है? तो दैट विल बी यूजिंग ए ऑल नोड ऑल रूटर्स मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस। अगर आपने पूरे नेटवर्क को कुछ चीज देनी है, तो दैट विल बी यूजिंग ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस। तो अगेन यहां भी वो एड्रेस मौजूद है, लेकिन इसको ब्रॉडकास्ट का एक अलग सिंबल नहीं दिया है। ठीक है हसन? अब अगर ये ठीक है, तो फिर रह जाता है एनी कास्ट क्या चीज है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एड्रेस ऐड हुआ, यानी इसका मतलब कि वो तीन तो जो वहां थे वो यहाँ पे भी हैं। तो यहाँ पे जो चीज ऐड हुई वो है एनी कास्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपका एड्रेस इस तरह का है, पहले चलिए इसको बताने से पहले ये कहते हैं अनलाइक IPv4 IPv6 डज नॉट हैव ए ब्रॉडकास्ट एड्रेस। हाउएवर, याद रखो ये हाउएवर का लफ्ज जो है ना, ये बड़ा मीनिंगफुल है। इसका मतलब है कि जो मैं, क्या मतलब है इसका, आपने रिपोर्ट राइटिंग वगैरह के टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो ये तो इसका उर्दू मीनिंग है। ताहम इस्तेमाल किस जगह पे होता है? जहां पे नहीं, वहां पे लिखा जाता है फर्दर मोर। जहां पे आपकी बात पूरी नहीं होती, वहां पे आप लिखते हो फर्दर, फर्दर मोर, मोर ओवर, वहां पे ये इस्तेमाल होता है। ये हाउएवर कब इस्तेमाल होता है? इसका मतलब है जो मैं अपनी पहली बात कर रहा हूं मैं उसको डिनाई कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं कि जी आप हैं तो बहुत अच्छे, बट यू आर नॉट ए हार्ड वर्कर। इसका मतलब अपनी पहली बात को मैं डिनाई कर रहा हूं कि तुम अच्छे नहीं हो। मेरी बात समझ आ रही? तो हाउएवर का मतलब है अपनी पहली बात को डिनाई कर रहा। तो यहां पे वो कह रहा है देयर इज एन IPv6 ऑल नोड मल्टीकास्ट एड्रेस दैट इज एसेंशियली गिव द सेम रिजल्ट। इसका मतलब है, समझ आ गई मेरी बात? तो अब मैं इजिली एनी कास्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्या कहता है जी? कहता है कि जी अगर मिसाल के तौर पे अमेजॉन है,
अमेजॉन यूएस में भी है, तो इसको मैं यूए लिख लेता हूं कि यूएस अमेजॉन। ऑस्ट्रेलिया में भी है, ए हो गया। जापान में भी है, जापान अमेजॉन। और आप पाकिस्तान से बैठ के अमेजॉन के पास जाना चाहते हैं। ऑल ऑफ दीज थ्री विल शेयर द सेम एड्रेस। यानी एक तरीका तो है कि वो अलग अलग एड्रेस दिया जाए। जापानीज अमेजॉन, लेकिन अमेजॉन तो एक है, अलग अलग एड्रेस क्यों दूं? तो ऑल ऑफ देम विल शेयर द सेम एड्रेस, बट यू विल बी राउटेड टू एन एड्रेस विच इज नियर टू यू। क्योंकि जापान इज इन एशिया, तो उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया या यूएस हमसे दूर है। तो दैट विल बी योर मैसेज विल बी रूटेड टू योर नियरेस्ट एनी कास्ट एड्रेस। नहीं, आप अगर उसके साथ लिखते हो, आप तो नॉर्मली लिखते हो amazon.com। अब amazon.com के पीछे जो एड्रेस है, वो एड्रेस जो कि तीन, मिसाल यहाँ पे इस एग्जांपल में 3 मशीन उसको शेयर कर रही हैं, लेकिन आपको इसमें से किसके पास ले जाया जाएगा जो आपके सबसे नजदीक है? तो ये वो कह रहा है, दिस इज एनी IPv6 unicast address, this is an IPv6 unicast address that can be assigned to a multiple devices. That is something which is important to understand. मल्टीपल डिवाइसेस को एक ही आईपी दे रहे हो। मिसाल के तौर पे IPv6 एड्रेस है, IPv6A, इसको भी IPv6A दे दिया आपने, इसको भी आपने IPv6A एड्रेस दे दिया। ऑल आर शेयरिंग द सेम यूनिकास्ट एड्रेस। समझ आ गई? तो क्या कहता है जी? अ पैकेट सेंट टू द यूनिकास्ट एड्रेस इज रूटेड टू द नियरेस्ट डिवाइस हैविंग दैट एड्रेस। तो आपके इन तीनों में से नजदीक कौन है? तो भाई जापान आपके करीब है, यू विल बी रूटेड है। बात समझ आ गई जकी? ओके, सो जेंटलमैन, अपनी उसी बात को लेके आगे बढ़ता हूं कि जैसे कि आपके IPv4 में भी एक एक्स्ट्रा चीज होती थी कि आप एक तरफ IPv4 एड्रेस लिखते थे और साथ सबनेट मास्क लिखते थे, जिसको नेट मास्क भी, लिनक्स मशीन में इसको नेट मास्क भी कहते हैं। थोड़ा सा टाइम हम लोग लिनक्स में भी लगा लेंगे, ब्रीफ सा टाइम, क्योंकि ये आप लोगों का, जिस तरह के प्रोग्रामिंग आप लोगों का कमजोर क्या कहना चाहिए हिस्सा है, इस तरह आपका लिनक्स भी कमजोर तरीन हिस्सा है। क्योंकि ये तो फिर भी यूनिवर्सिटी ने चंद कोर्सेज आपको प्रोग्रामिंग के एरिया में पढ़ाए हैं, चाहे आपको आते या नहीं आते, आपके उस ट्रांसक्रिप्ट में लिख दिए गए हैं, लेकिन लिनक्स तो मेरा ख्याल लिखा भी नहीं गया हुआ। और स्पेशली जो लोग साइबर सिक्योरिटी में या सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा चंद लेक्चर्स इस पे भी रख के, ताकि जब हम या उस कोर्स को शुरू करने से पहले हम फिर एक 15 दिन एटलीस्ट लिनक्स के ऊपर काम करें, क्योंकि हमने वहां पे बहुत एक्सटेंसिवली काली पे काम करना है। हमने बहुत एक्सटेंसिवली और मशीन जो हैं जो कि लिनक्स, सारे के सारे लिनक्स बेस्ड हैं, उन पे काम करना है। तो इंपॉर्टेंट है, CLI को सीखना पड़ेगा। तो आपको इंस्टॉल करना भी अपनी मशीनों पे आता हो, तो फिर उसको इस्तेमाल करना भी आता हो। कभी ये कभी नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे तो हमें ये सबनेट मास्क बता देता था कि जी इस एड्रेस में नेटवर्क पार्ट कौन सा है, और वहां पे हम होस्ट पार्ट कहते थे, होस्ट पार्ट कौन सा है। यहाँ पे कोई सबनेट मास्क नहीं है, तो यहाँ पे आप उसको, इवन हम नेटवर्क पार्ट भी नहीं कहते, हम कहते हैं ये प्रीफिक्स है। जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं ना, यानी, और नेटवर्क में पार्ट में भी जो पहला होता था वो नेटवर्क पार्ट था, यानी जो लेफ्ट मोस्ट आपके बिट होते थे दैट वर रिप्रेजेंटिंग दी नेटवर्क। तो यहाँ पे हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स, और नेटवर्क पार्ट भी कोई तो गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली वी कॉल इट प्रीफिक्स। और हम फिर इसके बाद बताते हैं प्रीफिक्स लेंथ, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके, अब मैं नहीं कहूंगा कि होस्ट को, बल्कि रिप्रेजेंट करता है आपके इंटरफेस की आईडी।
बात समझ आ रही? तो एक तरफ प्रीफिक्स हो गया, एक तरफ प्रीफिक्स लेंथ हो गया, विच इज रिप्रेजेंटिंग लाइक ए वर्किंग लाइक ए सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क भी ये बताता था कि आपका नेटवर्क का पार्ट कौन सा है। जब नेटवर्क का पता चल जाए तो होस्ट का खुद ही पता चल जाता है। हम कहते थे सब मिसाल के तौर पे 255.255.255.0 पता चल जाता था कि हमारे 24 बिट जो है वो नेटवर्क के हैं, तो लाजमी तौर पे 8 जो है वो होस्ट के हैं। बात समझ आ रही? ओके, तो यहाँ पे हम सबनेट मास्क नहीं लगाते बल्कि स्लैश नोटेशन को इस्तेमाल करते। IPv4 में हमने लिखना शुरू कर दिया लेकिन मशीनें नहीं समझती। वहां पे हम इसी तरह आईपी देते थे कि आईपी मिसाल के तौर पे 192.168.10.20, सबनेट मास्क 255.255.255.0 यूं लिखते थे। यहां पे अब हम जब लिखेंगे IPv6 एड्रेस /64 फॉर एग्जांपल, तो ये स्लैश नोटेशन ये बताएगी जो भी यहां लिखा जाएगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क पार्ट, रिमेनिंग इज द होस्ट पार्ट, इंटरफेस पार्ट, नॉट द होस्ट पार्ट नाउ। क्यों जांचिए, समझ आ रही है? अच्छी बात। तो टोटल, क्योंकि आपको पता है कि टोटल लेंथ जो है वो 64 बिट है, तो अगर यहां पे कोई 128 ही लिखता है मतलब सारा का सारा नेटवर्क पार्ट है, तो यही वो कह रहे थे IPv6 prefix length can range from 0 to the recommended IPv6 prefix length for LANs and most type of network is /64, but it can be /32, it can be /64, it can be /80। रिकमेंडेड है ना, रिकमेंडेड को रिकमेंड मानना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, कहता है जी इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज द 64 बिट इंटरफेस आईडी। अब वो रिकमेंडेड की वजह बता रहा है कि क्यों 64 को वो रिकमेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप सुबह नाश्ता करके आए, लेकिन करें या ना करें आपकी मर्जी। कई लोग आप में से करके नहीं आते सुबह नाश्ता, लेकिन रिकमेंडेड है। क्यों रिकमेंडेड है? कि भाई जब आप पहली 2 क्लासें गुजरती हैं तो फिर आप हालात में बुरे हो जाते हैं, जी नाश्ता नहीं किया सुबह से। तो यहां पे भी इसकी वजह क्या है? कहते हैं दिस इज बिकॉज स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन यूजेस 64 बिट ऑफ आईपी दिस एड्रेस। इंटरफेस के लिए वो 64 बिट को यूज करता है। अब आपका सवाल होगा स्लैग किसे कहते हैं, अभी बताता हूं। तो क्योंकि ये करता है तो फिर आप भी यही करेंगे। तो रिकमेंडेशन की हमें समझ आ गई, तो ये नहीं समझ आई भाई। अब मैं ये बता दूं स्लैग किसे कहते हैं। जेंटलमैन, अभी हम ये पढ़ेंगे कि IPv4 में तो सिंपली एक DHCP हम बनाते थे और ये DHCP साहब जितने भी क्लाइंट हैं उनको आईपी दे देते थे। अभी हम देखेंगे कि इसी चैप्टर के दौरान कि IPv6 में एक तरीका नहीं है, 3 तरीके हैं। डायनामिक के लिए वहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया डायनामिक, यहां पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया ऑटो। तो क्या दोनों में कोई फर्क है? नो। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियों में कहते हैं ये ऑटोमेटिक कार है, होंडे वाले क्या कहते हैं? क्रॉसमैटिक है। कभी गाड़ियों में उनका शौक है किसी का शौक गाड़ियों के साथ, तो इसको फिर पता है कि टोयोटा वाले कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक कार है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि इसका गियर खुद ही चेंज होता है। लेकिन अगर होंडा की कार आप देखें तो वो उसको ऑटोमेटिक नहीं कहते, क्रॉसमैटिक कहते हैं। दोनों का मतलब एक है। इसी तरह फिर गाड़ियों की शौकीन को पता होगा कि एक तरफ आपकी गाड़ी है सिविक और एक तरफ है सिटी, दोनों का मतलब है सिटी, शहर। कहते हैं सिविक सेंटर है यानी शहर का सेंटर है, तो सिटी भी वही चीज है। तो यानी कि डायनामिक और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक ही बात के मीनिंग एक ही है। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो मेथड्स इस्तेमाल होंगे IPv6 में वो एक नहीं है बल्कि 3 है। 2 ऐसे हैं जिसको कहते हैं स्टेटलेस है, 2 जो होंगे उसको हम कहेंगे ये स्टेटलेस है, और एक को हम कहेंगे वो स्टेटफुल है। स्टेटफुल है।
क्या इनका मकसद है, ब्रीफली डेफिनेशन बता देता हूं, जब एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर जगह पे तो समझ में आ जाएगा। स्टेटलेस का मतलब ये होता है कि जो डिवाइस आईपी दे रही है उसको नहीं पता होता, कि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि मैंने आईपी किसको दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे अगर आप लोग अभी यहां पे आए हो और आप इन दो राउटर में से किसी एक के साथ कनेक्ट हो गए हो, मैं अगर अभी कनेक्ट हो जाऊं, मैं अगर अभी इस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाऊं, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस मैक को कौन सा आईपी एड्रेस और कब दिया गया है, मैं यहां से देख सकता हूं। इसका मतलब है कि इसके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये इसने जानशेर को दिया है, जानशेर का मैक एड्रेस लेट को जानशेर ही है, ये इसने तैयब को दिया है, ये इसने हसन को दिया है, ये इसने वर्दा को दिया है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां से चेक कर सकता हूं। इसको कहते हैं स्टेटफुल। क्योंकि IPv4 में बस यही ऑप्शन था, इसलिए इसको स्टेटफुल कहने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां क्योंकि दो तरीके हैं, एक स्टेटलेस का मतलब है कि जो डिवाइस आपको देगा उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं हो, यानी मैंने आपको दे दिया। जैसे बाज लोग होते हैं जो किसी को कुछ दे दें वो याद नहीं रखते, बस ये इस तरह ही समझ लो कि इसने इस राउटर ने आपको हेल्प किया, आपको IPv6 मिल गया, मैं इसने अपने पास इसने नेकी करके दरिया में डाल दी, तो इसको कहते हैं स्टेटलेस। उसमें एक मेथड जो है वो ये स्लैक है, स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। SL for slack, A for address and AC for auto configuration। तो ये एक स्टेटलेस मेथड है, समझ आ रही? आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे होगा, लेकिन अभी सिर्फ ये बताना मकसद है कि वो जो, क्योंकि बीच में नोट में एक बात आ गई थी जिसका प्रीवियस से कोई इतना मेन रिलेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि स्लैक जब भी आपको आईपी एड्रेस देने में मदद करेगी तो वो 64 बिट इस्तेमाल करेगी नेटवर्क पार्ट के लिए और 64 बिट इस्तेमाल करेगी फॉर द इंटरफेस। इसलिए अगर वो ये मेथड इस्तेमाल कर देगी, क्या ऑटो मेथड ये है, तो फिर भी आप भी यही फॉलो कर लो तो रिकमेंडेड है। अब बात समझ आ गई? शाबाश। अब हम आते हैं जी एड्रेस की टाइप्स की तरफ। कहता है कि टाइप्स ऑफ IPv6 यूनिकास्ट एड्रेसेस। तो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो दो हैं जो अगर आपको यहाँ पे नजर आ रही है, औरों पे भी बात करते हैं। यूनिकास्ट तो समझ आ गया ना, यूनिकास्ट किसे कहते हैं? यूनिकास्ट का तो समझ आ गया कि किसको कहते हैं, मल्टीकास्ट भी समझ आ गया, एनीकास्ट भी समझ आ गया, ब्रॉडकास्ट ना होते भी समझ आ गया। ठीक, तो पहला एड्रेस जो इंपॉर्टेंट है दैट इज GUA, गुआ। बदकिस्मती या खुशकिस्मती नेटवर्क साइट पे बहुत ज्यादा एब्रिविएशंस यूज होती हैं। आपने देखो, आप कहते हैं आईपी है, आप कहते हैं TCP है, आप कहते हैं UDP है, आप कहते हैं OSPF है, RIP है, EIGRP है। शायद आपको ये याद भी नहीं होता कि इसका मेन नेम क्या है। तो इस तरह मैं बोलता रहा, ये LLA है, ये GUA है। GUA स्टैंड फॉर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। तो नाम से रिप्रेजेंट हो गया, एक तो यूनिकास्ट एड्रेस है और ये ग्लोबली इसका मतलब यूनिक है। तो ये इस तरह आप समझ लें, जिस तरह कि आपका पब्लिक IPv4 एड्रेस होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा पब्लिक IPv4 एड्रेस जो है इस वक्त, मेरा जो पब्लिक IPv4 एड्रेस हुई है, IPv6 में जो मुझे एड्रेस अगर इस तरह का मिलेगा, यानी कि जो मैं इस्तेमाल करके दुनिया से बात कर सकूं, जैसे मिसाल के तौर पे मैं करता हूं NS लुकअप और कर देता हूं फॉर एग्जांपल www.siemens.com। वेरी बैड, सब इसने IPv4 के दिखाए जी, IPv6 से भी दिखा दिए।
These all are GUAs, and these are the public IPv4 addresses Siemens के। तो ये Siemens क्या है? शाबाश, वर्दा बताना चाह रही है। सिस्को की वेबसाइट, ये सिस्को की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया में, जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। और इसके कई इक्विपमेंट आम बाजारों में भी, यानी सिर्फ टेलीकॉम के नहीं, बल्कि मिसाल तौर पे आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी सीमेंस की, तो जो हाई टेक इक्विपमेंट बनता है उसमें जैसे सिस्को हाई टेक इक्विपमेंट बनाता है, मोस्टली वो नेटवर्किंग की साइड पे, ये टेलीकॉम की साइड पे बनाता है। बात समझ आ गई? तो मैंने उस कंपनी के चेक करने की कोशिश की और आपको दिखाने की कोशिश की कि ये जितने भी एड्रेसेस मैंने हाईलाइट किए हैं, दे आर द GUAs, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस बिलोंगिंग टू सीमेंस। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात मेरी समझ आ रही है, तो इससे जो क्लैरिटी आई वो ये है कि this GUA is similar to a public IPv4 address. These are globally unique. और जब ये ग्लोबली यूनिक है, बस में जाती हूँ, तो ग्लोबली यूनिक, इंटरनेट राउटेबल, ये दोनों क्वालिटीज इसकी हैं। पब्लिक IPv4 एड्रेस भी की भी दो क्वालिटीज हैं कि वो ग्लोबली यूनिक होते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एड्रेस अभी आपने देखा, सॉरी आपने अभी ये एड्रेस देखा, कि एड्रेस किसका है? जी क्या पता किसका है? कैसे पता चल गया? कैसे मुझे इस बात पे राजी कर सकते हो कि ये एड्रेस यूटी का है? मतलब ये एड्रेस आप ले जाओ, घर चले जाओ, और को जीता आज आईपी, ये आईपी एड्रेस जो है ये यूटी का है, कोई ना माने। किसमें? सेम में? वो तो यहाँ पे आप किसी को कह सकते हैं ना, लेकिन आप घर चले गए, किस तरह आप किसी को कहेंगे कि जी ये एड्रेस नोट करो अपने पास, किसके पास पेन है, नोट करो, और अभी बताता हूँ कि जी अभी पता चल जाएगा ये एड्रेस किसका है। कोई इससे आके पूछ लूंगा कि जी ये एड्रेस यहाँ लिखो, पता चल जाएगा ये एड्रेस किसका है, नोट कर लिया? क्या बोल दो फिर, 121.52.147.88 ये इसको देते हैं जी, अभी पता चल जाएगा ये आईपी किसका है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आएगा जिसने ये आईपी खरीदा है, और ये आईपी किसने खरीदा है? पर्न ने। और पर्न क्या है? और अगेन जानशेर को पता है कि पर्न क्या है, पर्न क्या है। और आपसे एक साल नहीं, हाँ एक साल सीनियर का जो हमारा स्टूडेंट है, वो यहाँ पे जॉब कर रहा है, उस्मान। पर्न क्या है? ये तो इसकी एब्रिविएशन है, करता क्या है? पूरे पाकिस्तान की जितनी भी हायर एजुकेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको HC का हिस्सा है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तमाम जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, और अब तो ये कॉलेजेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं, उन सबको इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो बेसिकली इनका काम ये है कि ये एक मिडिल मैन का काम करते हैं बिटवीन दी HIE एंड दी सर्विस प्रोवाइडर, लाइक PTCL। जैसे आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है? यूटी का सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एयरटेल। इस तरह आपके घर में किसका कनेक्शन लगा हुआ है? एयरटेल। ठीक है, PTCL, किसी का स्टॉर्म फाइबर होगा, ठीक है, किसी का जोंग होगा, किसी का टेलीनॉर होगा। तो यहाँ पे, क्योंकि वायरलेस का मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, अपन वायरलेस को नहीं डील करता, लेकिन ये इस बात को डील करता है कि तमाम यूनिवर्सिटीज को क्वालिटी इंटरनेट प्रोवाइड हो।
बात समझ आ गई? तो ये है पर्न का काम। तो ये क्लियर हो गया कि ये आईपी जो आपके सामने है ये पर्न का है, और पर्न ने आगे ये यूटी पिशावर को दिया हुआ। बात समझ आ गई? तो ये एड्रेस क्या है? ग्लोबली यूनिक। ये एड्रेस जो अभी हमने देखा ये ग्लोबली यूनिक था 121 डॉट ये। अगर ये ग्लोबली यूनिक ना होता, अगर ये ग्लोबली, वो हमने ले ली ज्यादा महंगी, तो अब तो वापसी का चांस नहीं है, लेकिन हमने देखी नहीं है, वो खुद देख लो। ये ना मिले ना तो कह अब वापस करो। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के आपके पब्लिक एड्रेस IP4 का एड्रेस है। एग्जैक्टली ये तो नहीं है, फिर जाओ, ये मेरा है इसलिए। तो दिस इज ग्लोबली यूनिक एंड इंटरनेट राउटेबल। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक पब्लिक IP4 की भी है और GUA की भी है। क्या मतलब कोई भी डिवाइस जो कि दुनिया के साथ, जैसे ये अभी एड्रेस मैंने आपको दिखाए, they were all 6 addresses built, these were the GUAs belonging to Siemens। बात समझ आ गई? ओके, इसके अलावा है लिंक लोकल एड्रेस। कहता है रिक्वायर्ड फॉर एवरी IPv4 डिवाइस। जिस डिवाइस को भी आप IPv6 पे, सॉरी IP4 नहीं, IPv6 पे एनेबल करोगे, ये एड्रेस खुद ही बन जाएगा। आप दे भी सकते हो कि ये नहीं दोगे, जैसे मैंने इसको नहीं दिया हुआ कि ये मेरा एड्रेस बनाओ, मैंने इसको नहीं दिया हुआ कि मेरा ये एड्रेस बनाओ, इसने खुद ही बना दिया। जब आप इसको IPv6 के लिए एनेबल करते हो कि ठीक है IPv6 भी चाहिए, इसने मेरे लिए ये लिंक लोकल एड्रेस बना दिया। बस कहानी ये है कि इसका पहले जो 16 बिट्स हैं, यानी कि 4 ऑक्टेट, 2 बाइट्स हैं, वो FE80 है। वो स्टार्ट होते हैं किससे? FE80 80। बात समझ आ गई? तो ये लिंक लोकल एड्रेस की डेफिनेशन है कि रिक्वायर्ड फॉर एवरी IPv6 enabled डिवाइस एंड यूज टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम लोकल लिंक। जिस लिंक के साथ जितनी भी डिवाइसेस हैं, मिसाल तो पे यहाँ पे 10 डिवाइसेस हैं, आपस में जब ये बात करेंगे तो दे विल बी यूजिंग दिस लिंक लोकल एड्रेस। सो बट क्योंकि ये सिर्फ आपके लिंक के ऊपर यूनिक है, इसका मतलब है कि बाहर ये यूनिक नहीं है, इसका मतलब ये राउटेबल नहीं है। वो भी राउटेबल नहीं था, ये भी राउटेबल नहीं है। LLA इज नॉट राउटेबल एंड नॉट एंड आर कन्फाइंड टू अ सिंगल लिंक। सिर्फ एक लिंक पे ये यूनिक है, यानी यहाँ पे हम 10 लोग हैं, हमारा ये हर एक का अलग अलग लिंक लोकल एड्रेस होगा, लेकिन किसी और नेटवर्क में भी यही एड्रेस हो सकता है। यू गॉट इट? इसलिए इस एड्रेस के साथ हम फेसबुक के पास नहीं जा सकते, यूट्यूब के पास नहीं जा सकते, एंड सो ऑन। कुछ बात समझ आई? तो आई स्टॉप हियर, इट इज स्लाइड नंबर 25। यहीं से हम इंशाल्लाह कल आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन है तो कर लें। नो क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।